नाउ इन सेक्शन बी लेट्स सी द क्वेश्चंस फॉर, यहाँ पर ऑप्शन है अटेम्प्ट इधर ऑप्शन ए और ऑप्शन बी. नाउ इन द क्वेश्चन नंबर हियर, during artificial hybridization it is important to ensure that only desired pollen grain are used for pollination. अब यहाँ पर artificial hybridization दिया हुआ है, ठीक है ना, जिसमें उन्होंने कहा है कि कैसे इंश्योर करोगे आप कि डिज़ायर्ड pollen grain ही यूज्ड हो फॉर pollination. जब हमने pollination पढ़ा था तब हमने एक टेक्निक थी उसके अंदर जिसको emasculation और bagging कहा गया था. अब यहाँ पे ये कह रहे हैं, क्या चाहते हैं कि जो डिज़ायर्ड वाला, जो हमारी इच्छा का जो pollen grain है वही सिर्फ शेड हो प्लांट के ऊपर, और जो आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन है उसमें हम इंश्योर कर सकें. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो आंसर आएगा इसमें टेक्निक जो यूज़ होगी वो होगी इमैस्कुलेशन. इमैस्कुलेशन में क्या करेंगे, किसी और पॉलन ग्रेन या किसी और प्लांट का पॉलन ग्रेन जो है वो उसको फर्टिलाइज ना कर सके, उसके लिए क्या करेंगे, फॉर्सेप की मदद से जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसको रिमूव कर देंगे, एंथर को रिमूव कर देंगे बिफोर डिहाइसेंस, डिहाइसेंस से पहले. बाद में हम क्या करेंगे, उसको बैगिंग कर देंगे, बैग से टैग कर देंगे, उस पर बैग लगा देंगे ताकि कहीं और का पॉलन ग्रेन जो है उसमें ट्रांसफर ना हो. तो इस क्वेश्चन में आपको आंसर में दो लिखने हैं. इसमें आपको लिखना है इमैस्कुलेशन और फिर आपको लिखना है इसमें बैगिंग. नेक्स्ट इज व्हाई इज मैनुअल ट्रांसफर ऑफ डिजायर्ड पॉलन ग्रेन रिलेटिवली इजी इन पी प्लांट. मैनुअल ट्रांसफर, यहाँ पे आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन किया था, ट्रांसफर यहाँ पे मैन्युअली हो रहा था लेकिन डिजायर्ड जीन का हो रहा था, ठीक है ना. अब ये कह रहा है कि व्हाई इज मैनुअल ट्रांसफर ऑफ डिजायर्ड पॉलन ग्रेन इजी इन पी प्लांट फॉर हाइब्रिडाइजेशन. पी प्लांट में हाइब्रिडाइजेशन के लिए मैनुअल ट्रांसफर जो होता है वो इजी होता है, लेकिन बट इन वीट पॉलन ग्रेन आर ऑफन यूटिलाइज्ड फ्रॉम पॉलन बैंक फॉर हाइब्रिडाइजेशन पर्पस. लेकिन वीट के अंदर, वीट के लिए हमें क्या करना पड़ता है, पॉलन ग्रेन जो है वो हमें पॉलन बैंक से लेना होता है. तो इसमें जो आपका आंसर आएगा वो क्या आएगा. अब आप देखिए यहाँ पे दो प्लांट्स लिए, एक पी प्लांट है, एक वीट प्लांट है. पी प्लांट का जो फ्लावर होता है वो बड़ा होता है, ठीक है ना. तो बड़ा होता है, इसकी वजह से क्या होता है, मैनुअल ट्रांसफर इजी होता है. एक तो रीज़न ये भी है कि मैनुअल ट्रांसफर इजी होता है बिकॉज द फ्लावर इज कंपेयर टू द वीट फ्लावर इज लार्जर इन साइड, और जो वीट का फ्लावर होता है वो बहुत छोटा होता है. सेकेंड थिंग जो इसमें आती है वो ये है कि जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो वाइबल होते हैं पी प्लांट के अंदर, मंथ तक वो रह सकते हैं, ठीक है ना. जबकि वीट प्लांट जो होता है इसके पॉलन ग्रेन जो होते हैं दे लूज देयर वाइबिलिटी वेरी अर्ली. तो दिस इज द रीजन. आप इसमें दो ऑप्शंस लिख सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 इज हाउ इज द रेट ऑफ इनिशिएशन ऑफ RNA polymerase, rate of initiation of RNA polymerase at a given promoter in a transcriptional unit of prokaryote regulated. अब ये कह रहा है ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट में जो RNA polymerase का जो रेट है वो इनिशिएशन होना उसका और रेगुलेट होना कैसे होगा इसमें, ठीक है ना, किस तरीके से रेगुलेट करेगा. रेट ऑफ इनिशिएशन ऑफ RNA polymerase at a given promoter in transcriptional unit of prokaryote regulated. इनिशिएशन को कैसे रेगुलेट होगा. तो जब हमने ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस पढ़ी थी तब हमने देखा था कि कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो इनिशिएशन में हेल्प करते हैं और वही कुछ अदर प्रोटीन्स होते हैं जो उस चीज़ को स्टॉप करने में, टर्मिनेट करने में हेल्प करते हैं. तो आप यहाँ पर यही बताएंगे, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है. फर्स्ट आप बताएंगे कि देयर आर प्रोटीन्स विच हेल्प इन द इनिशिएशन ऑफ द प्रोसेस एंड देयर आर अदर प्रोटीन्स विच हेल्प in the stoppage of the or the suppression of the process. Now in the next question, the table below shows a hypothetical blood report of a patient. ये एक पेशेंट की ब्लड रिपोर्ट है. अब इस रिपोर्ट में इन्होंने ल्यूकोसाइट, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट, बेसोफिल, इओसिनोफिल्स और मोनोसाइट्स दिए हुए हैं और ये इसकी ऑब्जर्व्ड वैल्यू है. नाउ बेस्ड ऑन दिस टेबल, पहला क्वेश्चन है लुकिंग एट द वैल्यूज सजेस्ट which defense mechanism या फिर immunity is affected and state how this defense mechanism provide immunity. अब इस टेबल के बेस पे हमें बताना है कि कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म या फिर इम्यूनिटी अफेक्ट हुई है और ये जो डिफेंस मैकेनिज्म है ये कैसे प्रोवाइड करता है इम्यूनिटी. तो इसके अंदर हम देखेंगे, सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जो टोटल ल्यूकोसाइट काउंट है वो 1100 है और जो रेफरेंस रेंज दी है वो है 4400 टू 11,000. मतलब ल्यूकोसाइट काउंट जो है वो बहुत कम है कंपेयर टू दिस. एक चीज़ और यहाँ पर है, यहाँ पर मोनोसाइट काउंट जो है वो भी बहुत कम है, इट इज़ 0.
जबकि कितना होना चाहिए 1 to 8। सेकेंड, फिर आप इसमें देखेंगे कि इसमें बैसोफिल जो है वो भी लोएस्ट रेंज पे है, यहाँ पे रेंज जो है 0.5 to 1 दी हुई है, ठीक है ना। और ये जो सेल्स हैं ये क्या करते हैं, ये सेलुलर बैरियर या सेलुलर इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पर जो आप इम्यूनिटी लिखेंगे वो है इन्नेट इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी कौन सी होती है, जो हमें बर्थ के टाइम पे मिलती है और फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस प्रोवाइड करती है, ठीक है ना। ये सेल्स क्या करते हैं, फैगोसाइटोसिस करके जो बाहर से आने वाले फॉरेन पार्टिकल्स हैं, जो पैथोजेंस हैं, उसको किल कर देते हैं। अब क्योंकि इनका काउंट कम है, ठीक है ना, तो उस कंडीशन में क्या है, पेशेंट की इम्यूनिटी बहुत कम है। नाउ नेम द बैरियर विथ लीस्ट काउंट। अब कौन सा बैरियर जो है जिसका सबसे कम काउंट है, वो है मोनोसाइट, 0 है। एंड इनॉमरेट इट्स रोल इन प्रोवाइडिंग इम्यूनिटी। क्या करता है मोनोसाइट, फैगोसाइटोसिस करता है। जब कोई बाहर से फॉरेन पार्टिकल आता है तो उसको एनगल्फ करके उसको खत्म कर देता है। ओके, इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ हियर यू हैव ऑप्शन, अटेम्प्ट ईदर ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। क्वेश्चन है, अ चीज मेकर क्लेम टू बी अ बायोटेक्नोलॉजिस्ट। अब यहाँ पे एक चीज बनाने वाला है जो अपने आप को बायोटेक्नोलॉजिस्ट क्लेम कर रहा है। हाउ विल यू सपोर्ट द सेम, आप कैसे सपोर्ट करेंगे। तो बायोटेक्नोलॉजिस्ट कौन होता है, जो किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर मैनिपुलेशन कर सके, चेंज कर सके। तो यहाँ पे ये जो चीज़ मेकर है ये बायोटेक्नोलॉजिस्ट है। यस, ही कैन क्लेम टू बी अ बायोटेक्नोलॉजिस्ट। क्यों, क्योंकि वो क्या कर रहा है, वो माइक्रोब को, कौन सी माइक्रोब यूज़ कर रहा है, फंगस, है ना। ये माइक्रोब्स फंगस को यूज़ कर रहा है, उसको मैनिपुलेट कर रहा है चीज़ बनाने के लिए। और चीज़ जो है डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट टाइप ऑफ फंगस, डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रोब्स, डिफरेंट वैरायटी की चीज़ फॉर्म होती है, जो हमने चैप्टर में पढ़ा था, ठीक है ना। तो यस, सेकेंड इस ऑप्शन में है और में, वाई डज द इंसर्शनल इनएक्टिवेशन मेथड टू डिटेक्ट RNA रिकॉम्बिनेंट DNA इज प्रेफर्ड टू एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट प्रोसीजर। अब ये कह रहे हैं यहाँ पर कि इंसर्शनल इनएक्टिवेशन वाली जो प्रोसेस होती है उसको प्रेफर किया जाता है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस वाली प्रोसेस के ओवर रिकॉम्बिनेंट को पहचानने के लिए। तो क्यों, वाई। तो सबसे पहले एंटीबायोटिक ये रेजिस्टेंट वाली जो प्रोसेस होती है, इसमें क्या करते हैं, जब हम देख लेते हैं कि रिकॉम्बिनेशन हुआ है कि नहीं हुआ है, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना होता है, उसको फाइंड आउट करने के लिए प्लेटिंग करनी पड़ती है, ठीक है ना। प्लेटिंग करनी पड़ती है। तो प्लेटिंग जो होती है वो इधर इट टेक 24 आवर और 48 आवर्स फॉर द माइक्रोब्स टू ग्रो। जो भी हमने रिकॉम्बिनेशन की प्रोसेस करी है, हमारा DNA रिकम्बाइन हुआ है कि नहीं हुआ है, उसको कंफर्म करने के लिए प्लेटिंग करनी पड़ती है। और प्लेटिंग में 24 आवर, कई बार 48 आवर्स की टाइम पीरियड लगता है। जबकि जो इंसर्शनल इनएक्टिवेशन की प्रोसेस जो होती है वो क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट के बेस पे, कलर चेंज के सबस्ट्रेट के बेस पे बहुत जल्दी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपको इसमें सिंपली यही बताना है कि दिस प्रोसेस इज टाइम टेकन एंड दिस प्रोसेस प्लेटिंग इज रिक्वायर्ड। जबकि यहाँ पर एंजाइम की, बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम की मदद से क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट के बेस पे, कलर चेंज के बेस पे जल्दी से रिजल्ट फाइंड आउट हो जाता है कि रिकॉम्बिनेशन हुआ है या नहीं हुआ है। नाउ इन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, यहाँ पर भी ऑप्शन है आपको, अटेम्प्ट ईदर A और B। नाउ कंपेयर द टू इकोलॉजिकल पिरामिड ऑफ बायोमास। यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको जो इकोलॉजिकल पिरामिड है बायोमास के 1 और 2, इन दोनों को आपको कंपेयर करना है गिवन बिलो, एंड एक्सप्लेन द सिचुएशन इन विच दिस इज पॉसिबल। और आपको सिचुएशन बतानी है जिसके अंदर ये पॉसिबल है। अब ये वाला जो आप देख सकते हैं फिगर, दीज आर प्राइमरी प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्सरी कंज्यूमर, और ये इनका ड्राई वेट है। तो प्रोड्यूसर का ड्राई वेट जो है वो 809 है, प्राइमरी कंज्यूमर का 37, सेकेंडरी कंज्यूमर का 11 और टर्सरी कंज्यूमर का वेट जो है वो है 1.5। ओके, अब यहाँ पे देखो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स जो हैं इनका वेट सबसे ज़्यादा है, और ये प्राइमरी प्रोड्यूसर्स की क्वांटिटी दैट मीन्स कि ज़्यादा है। तो ये वाला जो है दिस इज एन अपराइट पिरामिड, और अपराइट पिरामिड कहाँ होता है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में, ठीक है ना। तो ये अपराइट पिरामिड है और ये द इकोसिस्टम इज टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, ठीक है ना। तो यहाँ पर प्राइमरी प्रोड्यूसर्स जो हैं इनका जो मास है वो ज़्यादा है, इट हैज़ द मैक्सिमम मास। इन दिस सेकेंड पिरामिड, अब अगर हम सेकेंड वाला पिरामिड देखें तो यहाँ पर आप देखिए कि जो प्राइमरी प्रोड्यूसर है
इसका वेट ड्राई वेट जो है वो 4 है और प्राइमरी कंज्यूमर का 21। अब से पहले चीज कि ये इन्वर्टेड पिरामिड है, दिस पिरामिड इज इन्वर्टेड। ओके, तो इन्वर्टेड पिरामिड जो होता है वो ज़्यादातर कहाँ पाया जाता है? एक्वेटिक इकोसिस्टम में, ठीक है ना। और यहाँ पर एक्वेटिक इकोसिस्टम में क्या होता है? मोस्टली जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं वो कम होते हैं और जो कंज्यूमर्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, ठीक है ना। तो ये तो आपकी दो सिचुएशन हो गई जो आपने एक्सप्लेन कर दी। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट में, कंस्ट्रक्ट एन आइडियल पिरामिड ऑफ एनर्जी। अब आपको यहाँ पर एक आइडियल पिरामिड बनाना है एनर्जी का। इफ़ 200,000 जूल ऑफ सनलाइट आर अवेलेबल। कितना सनलाइट अवेलेबल है? 200,000 जूल्स। अब यहाँ पर आप 10% एनर्जी फ्लो वाला पिरामिड बना सकते हैं, ठीक है ना। इसमें आप कैसे शो करेंगे कि सन से अगर जो सनलाइट है वहाँ से आपको कितना एनर्जी मिली है? 200,000 जूल, ठीक है ना। तो क्योंकि सन से एनर्जी ज़्यादा मिल रही है, ठीक है। उसके बाद में सेकेंड, यहाँ से जब सन से जो प्रोड्यूसर्स हैं जब उसमें लाइट जाएगी तो कितनी जाएगी? जो एनर्जी ट्रांसफ़र होगी 10% लॉ के अकॉर्डिंग 90% एनर्जी यूटिलाइज हो जाती है, या सन से ट्रांसफ़र नहीं हो पाती, ओनली 10% एनर्जी इज ट्रांसफर्ड। तो यहाँ पर एनर्जी जो प्रोवाइड होगी वो होगी 20,000 जूल्स। फिर प्रोड्यूसर से जब प्राइमरी कंज्यूमर के अंदर ये एनर्जी जाएगी तब ये एनर्जी होगी 2000 जूल्स। प्राइमरी कंज्यूमर को जब कोई सेकेंडरी कंज्यूमर फीड करेगा उस पर तो ये हो जाएगी 200 जूल्स। और जब सेकेंडरी कंज्यूमर से ये टर्जरी कंज्यूमर के ऊपर जाएगी तब ये हो जाएगा 20 जूल, ठीक है ना। तो आपको ये पिरामिड कंस्ट्रक्ट करना है शो करने के लिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स के लिए है। आंसर जो है दोनों क्वेश्चन में सेम ही आएगा। कंपेयर द अपराइट एंड इन्वर्टेड इकोलॉजिकल पिरामिड, है ना, ऑफ बायोमास एंड एक्सप्लेन द सिचुएशन इन विच दिस इज पॉसिबल। सेकेंड क्वेश्चन इज कंस्ट्रक्ट एन आइडियल पिरामिड ऑफ एनर्जी इन 2000 जूल्स ऑफ सनलाइट इज अवेलेबल। सेम आंसर आएंगे दोनों में। और में नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इन साउथ अमेरिका is home to many more of them 40,000 species of plant। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, ठीक है, साउथ अमेरिका में। यहाँ पे 40,000 प्लांट की स्पीशीज हैं, 3,000 स्पीशीज फिशेस की हैं, 1300 ऑफ बर्ड्स, 427 ऑफ मैमल्स, 427 ऑफ एम्फीबियन एंड 378 ऑफ रेप्टाइल एंड 1,25,000 इंसेक्ट्स, स्नेल्स एंड वर्म्स। इतनी पॉपुलेशन है यहाँ पर। Now from the given data, calculate the total number of known vertebrate species in the rainforest। अब पहले आपको सबसे पहले क्या करना है? आपको कैलकुलेट करना है किसकी? वर्टिब्रेट। क्वेश्चन आप ध्यान से सुनेगा, नॉन वर्टिब्रेट स्पीसीज, सिर्फ वर्टिब्रेट वालों की करनी है। तो वर्टिब्रेट वाले कहाँ तक आ गए हमारे? ये प्लांट का, फिशेस का, बर्ड्स का, मैमल्स का, एम्फीबियंस का और रेप्टाइल्स का, इंसेक्ट्स वाले छोड़ देना है। तो आपको क्या करना है? आपको सिर्फ इनको ऐड कर लेना है, प्लस कर लेना, 5,000 समथिंग आएगा। नेक्स्ट में फिर नाउ इन द फर्स्ट पार्ट, गिव अ रीजन टू जस्टिफाई द ह्यूज डिफरेंस इन द नंबर ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज। अब इतना डिफरेंस क्यों है प्लांट और एनिमल स्पीशीज में? सबसे पहले प्लांट के बारे में पढ़ते हैं। प्लांट में डिफरेंस क्यों है? बिकॉज प्लांट्स जो होते हैं दे आर फिक्स्ड, दे कैन नॉट मूव। जब मूव नहीं करते हैं तो अडेप्टेशन जो है प्लांट्स के अंदर बहुत कम होता है, स्लो प्रोसेस से होता है, इसलिए। एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स जो होते हैं एज पर देयर एनवायरमेंटल कंडीशन वो अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं, ठीक है ना, टू सर्वाइव बेटर इन द पर्टिकुलर एरिया। इसीलिए ये जो जितना भी डिफरेंस आ रहा है, यूज डिफरेंस, वो इस वजह से है प्लांट और एनिमल्स। आपको अडेप्टेशन बताना है, ठीक है ना, कि प्लांट फिक्स होते हैं, दे कैन नॉट मूव, और उनमें जो अडेप्टिव रेट होता है वो काफ़ी स्लो होता है, इसलिए। और एनिमल्स जो हैं दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, सर्वाइव करने के लिए अडेप्टेशन भी करते हैं और मूव भी कर जाते हैं, इसलिए। नाउ नेक्स्ट इज सेक्शन सी। अब सेक्शन सी के सारे क्वेश्चन जो होंगे वो 3 मार्क्स के होंगे। पहला क्वेश्चन है, सजेस्ट सुटेबल कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस फॉर द फॉलोइंग केसेस विद जस्टिफिकेशन। केसेस दिए हुए हैं, जस्टिफिकेशन आपको बताना है और सुटेबल कॉन्ट्रासेप्टिव बताना है। नाउ इन द फर्स्ट केस, मोहिनी डज नॉट वांट टू टेक द रिस्क ऑफ कंसेप्शन का रिस्क नहीं लेना चाहती है, एंड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस, एंड शी डू नॉट वांट टू टेक द रिस्क ऑफ STDs ऑल्सो, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में
वो कौन सा सुटेबल कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस यूज़ करेगी। तो यहाँ पे जो डिवाइस यूज़ करेगी वो करेगी फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर में कॉन्डोम्स आएंगे। उस कंडीशन में क्या होगा, इट स्टॉप द एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, और साथ ही में स्पर्म के साथ में ही ये स्टॉप करता है एंट्री ऑफ बैक्टीरिया ऑल्सो, पैथोजेंस ऑल्सो। तो दोनों चीज़ों का प्रिवेंशन होगा, कंसेप्शन भी हो जाएगा और साथ ही में एसटीडी से भी प्रिवेंट होगा। इन द नेक्स्ट सिचुएशन, ललिता हैज़ 2 चिल्ड्रंस एंड डज नॉट वांट एनी मोर चिल्ड्रन। ललिता के 2 बच्चे हैं और उसे और नहीं चाहिए। दैट मीन्स कि अब यहाँ पर किस तरीके का मेथड अप्लाई होगा, विच इज़ इरिवर्सिबल। तो यहाँ पर आंसर में आ जाएगा वेसेक्टोमी फॉर मेल, यानी फॉर द हस्बैंड ऑफ ललिता, एंड ट्यूबेक्टोमी फॉर ललिता। इरिवर्सिबल मेथड है वेसेक्टोमी, वास डिफरेंस को कट करके टाई कर दिया जाता है, तो उसके बाद में जो उसके बाद में प्रेगनेंसी होने के चांसेस नहीं रहेंगे। वहीं पे जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ट्यूबेक्टोमी, इसमें फैलोपियन ट्यूब को कट करके टाई कर दिया जाता है। तो दिस इज एन परमानेंट मेथड और इरिवर्सिबल है। थर्ड क्वेश्चन में, गीता वांट अ कॉन्ट्रासेप्टिव दैट शी कैन टेक टिल शी वांट्स टू अवॉइड कॉन्सेप्शन। अब यहाँ पे गीता जो है वो कॉन्ट्रासेप्टिव लेना चाहती है, कब तक, जब तक वो कॉन्सेप्शन को अवॉइड करना चाहती है, एंड कैन रिज्यूम बैक टू हर फर्टाइल लाइफ विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ द डॉक्टर। और फिर जब उसका मन नहीं है, जब उसको ज़रूरत नहीं है, तो वापस से अपनी फर्टाइल लाइफ में कन्वर्ट कर सकती है। बट शी डज नॉट वांट द इंटरवेंशन ऑफ द डॉक्टर, डॉक्टर का कोई इंटरवेंशन नहीं चाहिए उसको। ऑल्सो इट शुड हैव अ लोअर फेलियर रेट। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, हम केमिकल मेथड्स यूज़ करते हैं, यानी कि पिल्स। तो यहाँ पर ओरल पिल्स जो हैं वो आएंगे। ओरल पिल्स क्या होती हैं, इधर दे आर मेड अप ऑफ प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, या फिर ओरल पिल्स जो होती हैं कॉम्बिनेशन होती हैं ऑफ एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, और ये क्या करती है, कंट्रासेप्शन में हेल्प करती हैं। तो फीमेल्स यूज टू टेक इट, जब तक उन्हें कॉन्सेप्शन की ज़रूरत है तब तक वो उसको कंज्यूम करती हैं, जब उन्हें कॉन्सेप्शन की ज़रूरत नहीं होती है वो उन पिल्स को कंज्यूम करना बंद कर देती है। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो इज अ फिगर शोइंग ट्रांसपोर्ट ऑफ ओवम। ओवम का ट्रांसपोर्ट शो हो रहा है इस फिगर में। फर्टिलाइजेशन एंड पैसेज ऑफ ग्रोइंग, फर्टिलाइजेशन हो रहा है, पैसेज ऑफ ग्रोइंग embryo through fallopian tube in a human female. Now answer the question that are following. ये स्ट्रक्चर है, इसके अंदर ओवम का ट्रांसपोर्ट, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस और ग्रोइंग एम्ब्रियो की स्टेजेस शो हो रही है। नाउ वी हैव टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट, व्हाट विल बी द प्लॉइडी ऑफ सेल शोन इन ए एंड सी स्टेज इन द फिगर गिवन बिलो। प्लॉइडी की स्टेज बतानी, प्लॉइडी मीन्स द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, कहाँ पर आपको बतानी है, इन ए में और सी में, इसमें। अब ये ए जो है ये ओवम है, तो कॉमन सी बात है, ओवन जो है, अनफर्टिलाइज्ड ओवन जो होता है वो हमेशा कैसा होगा, हैप्लॉइड, ठीक है ना। और यहाँ पर सी वाला जो है, इट इज एन फर्टिलाइज्ड एग, फर्टिलाइजेशन की बाद की स्टेज है। तो फर्टिलाइजेशन जब होता है तब एक क्रोमोसोम मेल से और एक क्रोमोसोम फीमेल का, तो ये कैसा हो जाएगा, इट विल बी डिप्लॉइड, यानी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम विल बी 2n। तो ये दोनों की प्लॉइडी होगी। सेकेंड, व्हाट विल हैपन इफ कंपोनेंट L एज शोन इन द फिगर G। अब यहां पर ये कह रहे हैं कि क्या होगा इफ कंपोनेंट L, जो कंपोनेंट L है ये रहा, एज शोन इन द फिगर G गिवन बिलो डज नॉट अटैच प्रॉपरली टू द एंडोमेट्रियम। अब अगर ये जो L है, ये जो आपको बाहर स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, अगर ये प्रॉपरली अटैच नहीं होगा टू द एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम क्या है, ये जो वॉल है यूट्रस की, इसको एंडोमेट्रियम की वॉल कहते हैं। अब ये एल क्या है, ये क्या है, ट्रोपोब्लास्ट है, ठीक है ना। जब सेल डिवाइड हो जाता है, ब्लास्टोसिस्ट के बाद में कुछ सेल्स जो होते हैं वो आउटर लेयर के ऊपर अरेंज हो जाते हैं, एंड दिस एल इज कॉल्ड एज ट्रोपोब्लास्ट, ठीक है ना। अब अगर ये ट्रोपोब्लास्ट, अगर ये जो ये ब्लास्टोसिस्ट है, इसको अंदर एम्बेड करने में हेल्प करता है। अब अगर ये ट्रोपोब्लास्ट जो होगा, अगर ये इसको इसमें अरेंज नहीं कर पाएगा तो क्या होगा, इम्प्लांटेशन नहीं होगा, प्रेगनेंसी कंटिन्यूएशन में नहीं हो पाएगी। तो आपको इसमें यहीं पर शो करना है, यही बताना है। नेक्स्ट, इन अ प्रेग्नेंट मदर केस एक्स। अब प्रेग्नेंट मदर में ड्यूरिंग अर्ली प्रेगनेंसी द फर्टिलाइज्ड एग स्प्लिट इनटू 2 एम्ब्रियो। इसमें क्या हो रहा है, जो फर्टिलाइज्ड एग है वो 2 एम्ब्रियो में स्प्लिट हो जा रहा है, विच इज एट द
स्टेज सी, ये वाला स्टेज में, शोन इन द फिगर गिवन बिलो, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ ट्विन। अब ये कह रहा है प्रेग्नेंट मदर में केस है, आप उसको एक्स मान लीजिए, अर्ली प्रेगनेंसी के टाइम पे जो फर्टिलाइज्ड एग है, ये वाला जो एग है फर्टिलाइज्ड, ये स्प्लिट हो गया 2 एम्ब्रियो में, ठीक है ना, शोन इन द फिगर गिवन बिलो, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ ट्विन्स। इसकी वजह से क्या हुआ, ट्विन्स फॉर्म हो रहे हैं। विल द जीनोम ऑफ सेल ऑफ दीज 2 एम्ब्रियो एग्जिबिट वेरिएशन, जस्टिफाई योर आंसर। अब ये कह रहा है क्या जीनोम जो होगा इन दोनों एम्ब्रियो का, उसमें वेरिएशन होगा? नो, ये जो ट्विन्स होंगे ये आइडेंटिकल होंगे। क्यों आइडेंटिकल होंगे? क्यों? क्योंकि ये एक ही जाइगोट से डिवाइड हुए हैं, एक ही में से डिवाइड हुए हैं, स्प्लिट हुए हैं एम्ब्रियो में, दैट इज वाई इट विल नॉट शो एनी वेरिएशन। नाउ ये फॉर विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स है। एक्सप्लेन द इवेंट एंड जर्नी ऑफ एन ओवम इन द फलोपियन ट्यूब ऑफ मदर फ्रॉम फर्टिलाइजेशन स्टेज टू इम्प्लांटेशन। स्ट्रेट क्वेश्चन है, आपको इवेंट्स बतानी है, ओवम की जर्नी बतानी है फैलोपियन ट्यूब से फर्टिलाइजेशन स्टेज से लेकर इम्प्लांटेशन से तक। तो ये रिलीज ऑफ ओवम है, यहाँ पर क्या होगा, फैलोपियन ट्यूब में मेटिंग होगी स्पर्म और एग की, फर्टिलाइजेशन होगा, उसके बाद में सेल जो है वो डिवाइड हो जाएगा इनटू, डिवीजन स्टेट हो जाएगी 2, 4, 8, 16। इस स्टेजेस को, डिवीजन की स्टेजेस को हम कहेंगे मोरूला। मोरूला के बाद में क्या होगा, जो सेल हैं वो अरेंज हो जाएंगे और ये इस तरीके से अरेंज हो जाएंगे, इसको हम कहेंगे ब्लास्टोसिस, जिसमें बीच में कैविटी होगी, ब्लास्टोसीएल पाया जाएगा। और ये जो है इट इज़ द इनर सेल मास, इनर सेल मास जो आगे चल के बेबी में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो आउटर सेल जो अरेंज हो जाएंगे इनको हम कहेंगे ट्रोपोब्लास्ट, ठीक है। और ये इस स्टेज में ब्लास्टोसिस जो है वो एम्बेड हो जाएगा इनटू द एंड वॉल ऑफ द एंडोमेट्रियम, और इसको हम कहेंगे इम्प्लांटेशन, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको ये शो करना है इसमें। नाउ इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन गिनी पिग्स, अब यहाँ पर ये कह रहा है कि गिनी पिग्स में ब्लैक कलर कोट डोमिनेट ओवर वाइट कलर, वाइट एंड ब्राउन कलर आई डोमिनेट ओवर ब्लू कलर, ठीक है ना। ये कह रहा है कि ब्लैक कलर का कोट है, तो यहाँ पर हमें जो 2 तरह के कैरेक्टर्स दिए हुए हैं, एक है कोट और दूसरा है आई, कोट कलर एंड आई कलर, ठीक है। तो जो डोमिनेंट है यहाँ पर, डोमिनेंट जीन कौन सा कह रहा है, ब्लैक कलर कोट, ठीक है ना, इज डोमिनेंट ओवर वाइट कलर कोट। तो ब्लैक कलर कोट जी, और यहाँ पे रेसेसिव जीन लिख लेते हैं हम, इज डोमिनेंट ओवर वाइट कलर कोट, एंड ब्राउन आई डोमिनेट ओवर ब्लू आइज। तो आइज कौन सी डोमिनेट कर रही है, ब्राउन ओवर ब्लू आइज। तो ये कैसा हो गया, यहाँ पर कोट देखें तो ये वाइट कोट है विथ ब्लू आइज, और ये कैसा है, ये ब्लैक कोट है विथ ब्राउन आइज। तो सबसे पहले तो हमने कैरेक्टर्स सेपरेट कर लिए, ठीक है ना। अब यहाँ पर ब्लैक कोट और ब्राउन आइज डोमिनेंट है हमारा, वहीं ब्लू कोट और ब्लू आइज जो है, व्हाइट कोट और ब्लू आइज जो है वो रेसेसिव है। जो डोमिनेंट कैरेक्टर होता है उसको हमेशा हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो रेसेसिव होता है उसको हम क्या करते हैं, हम स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पर द एलील फ्रीक्वेंसी फॉर कोट कलर एंड आई कलर आर नॉट लिंक्ड। अब ये कह रहा है कि जो एलीलिक फ्रीक्वेंसी है कोट कलर की और आई कलर की वो लिंक्ड नहीं है। व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ द ऑफस्प्रिंग हैविंग ब्लू आई एंड वाइट कोट इफ बोथ पेरेंट्स आर हेट्रोजाइगस। अब हमें क्या निकालना है, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, कैसी, विथ ऑफस्प्रिंग हैविंग ब्लू आईज एंड वाइट कोट। ऐसे ऑफस्प्रिंग की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जिसकी ब्लू आई हो और कोट कैसा हो, वाइट कोट हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो वाइट कोट था उसके लिए हम क्या लिखेंगे, जीन विल राइट स्मॉल जी, और ब्लू आइज के लिए हम क्या लिखेंगे, स्मॉल बी। यानी हमें ये वाली प्रोबेबिलिटी निकलनी है, ठीक है। नाउ ओके, अब इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर दिस वी नीड टू डू द डायहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। डायहाइब्रिड क्रॉसिंग कैसे करते हैं हम, सबसे पहले हम डोमिनेंट जीन लिखेंगे और फिर रेसेसिव लिखेंगे। अब क्योंकि डायहाइब्रिड क्रॉस है तो इसको डबल डबल लिखना होगा हमें, कैपिटल जी, कैपिटल बी, कैपिटल जी एंड, सॉरी इसको लिखेंगे कैपिटल जी जी, बी बी,
स्मॉल जी जी एंड स्मॉल बी बी। ये है हमारा ब्लैक कोट विथ ब्राउन आई, और ये है हमारा वाइट कोट विथ ब्लू आई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसमें से, जैसे कि हम क्रॉसिंग करते हैं, हम इसमें से क्या करेंगे, एक एक जीन को आइसोलेट कर लेंगे इस तरीके से, बी और स्मॉल बी, क्योंकि अगर डबल करेंगे तो काफ़ी कंफ्यूजिंग हो जाएगा। अब इस पूरे की क्रॉसिंग हम इस पूरे के साथ में कर लेंगे, ये आ जाएगा कैपिटल बी जी स्मॉल जी कैपिटल बी एंड स्मॉल बी। सेम हम यहाँ पर भी करेंगे, इसकी क्रॉसिंग हम इसके साथ में करेंगे, ये आ जाएगा कैपिटल जी स्मॉल जी कैपिटल बी एंड स्मॉल बी। ये आ गई हमारी फर्स्ट जनरेशन। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये जो फर्स्ट जनरेशन है इसके बीच में क्रॉसिंग करानी है नेक्स्ट निकालने के लिए। तो जब हम बीच में क्रॉसिंग कराएंगे इस वाले के ही, कैपिटल जी स्मॉल जी कैपिटल बी एंड स्मॉल बी। ठीक है, जब हम इसके बीच में क्रॉसिंग कराएंगे तब हमें शो होगा यहाँ पर कैपिटल जी कैपिटल बी, इस कैपिटल जी की इसके साथ में कराएंगे कैपिटल जी स्मॉल बी, इस कैपिटल जी स्मॉल जी की कैपिटल बी के साथ में, और स्मॉल जी की स्मॉल जी। इजी करने के लिए आप सिंपल ये कर देना कि इसको 1 काउंट करना है, इसको 2, इसको 1 और इसको 2। तो सबसे पहले हम 1 की क्रॉसिंग 1 के साथ में, फिर 1 की क्रॉसिंग 2 के साथ में, पहले 1 की क्रॉसिंग 1 के साथ में कीजिएगा आप, फिर 1 की क्रॉसिंग 2 के साथ में, फिर 2 की क्रॉसिंग 1 के साथ में, और 2 की क्रॉसिंग 2 के साथ में। अब ये आ गया आपका ये जो है ये क्या हो गया, आपके एलील जो है वो सॉर्ट आउट सेपरेट आउट हो गए। ठीक है ना, गैमेट्स बन गए। अब इस गैमेट्स को हमें क्या करना है, रखना है पुनेट स्क्वायर के अंदर। जब हम पुनेट स्क्वायर बनाएंगे तब हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल जी कैपिटल बी, देन विल राइट कैपिटल जी स्मॉल जी कैपिटल बी, और स्मॉल जी और स्मॉल बी। यही सीक्वेंस हम यहाँ पे भी लिखेंगे, कैपिटल जी कैपिटल बी, कैपिटल जी स्मॉल जी कैपिटल बी, स्मॉल जी और स्मॉल बी। ठीक है, अब जैसे कि हम करते हैं इसको फिर मार्क करेंगे 3 और 4, ईजी हो जाए, ताकि इसको भी मार्क करेंगे 1 2 3 और 4। अब 1 की क्रॉसिंग हम 1 के साथ में करेंगे, यहाँ पर आएंगे हमारे कैपिटल जी जी एंड कैपिटल बी बी। इस 1 की अगेन सेकेंड के साथ में कैपिटल जी जी कैपिटल बी एंड स्मॉल बी, देन अगेन थर्ड के साथ में कैपिटल जी स्मॉल जी कैपिटल बी एंड कैपिटल बी, फोर्थ के साथ में कैपिटल जी स्मॉल जी कैपिटल बी एंड स्मॉल बी। इस तरीके से हम इस प्रोसेस को कर लेंगे। कैपिटल जी कैपिटल बी कैपिटल जी जी कैपिटल बी एंड स्मॉल बी। सेकेंड की अब सेकेंड के साथ में कैपिटल जी जी स्मॉल बी बी कैपिटल जी स्मॉल बी, देन कैपिटल बी एंड स्मॉल बी। फोर्थ के साथ में कैपिटल जी कैपिटल बी स्मॉल बी एंड स्मॉल बी। थर्ड को भी इस थर्ड की इस पूरी सीक्वेंस के साथ करेंगे। फोर्थ की करेंगे तो इस तरीके से हम पुनेट स्क्वायर फॉर्म कर लेंगे। ठीक है ना, पुनेट स्क्वायर करने के बाद में अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी, ऑफस्प्रिंग हैविंग ब्लू आई विथ वाइट कोट, ब्लू आई एंड वाइट कोट। तो ब्लू आई और वाइट कोट दोनों ही रेसेसिव कैरेक्टर्स हैं। तो रेसेसिव कैरेक्टर के लिए हमें क्या चाहिए, दोनों जी स्मॉल चाहिए और दोनों बी स्मॉल चाहिए। तो आप देखो यहाँ पर दोनों जी स्मॉल हैं, ये वाले जो हैं दोनों जी स्मॉल हैं और दोनों बी स्मॉल हैं। ठीक है ना, तो जब हमने डायहाइब्रिड क्रॉस पढ़ा था तो जो हमारा रेशियो आता है वो कितना आता है, 9:3:3:1। ठीक है ना, तो क्योंकि ये रेसेसिव है तो इसमें हमारा रेशियो 1 आएगा। और अगर हम ऐसे देखें तो ये पुनेट स्क्वायर के अंदर टोटल 16 है, तो 1:3
16 वाले जो हमारे जितने भी कैरेक्टर्स है, सेग्रीगेशन जो हुआ है वो हमारा इसके बेस पे हुआ है, ठीक है। नाउ इन द नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सिर्फ इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है, वो हमने बता दिया इसमें, लेकिन क्रॉसिंग आपको क्योंकि पुनेट स्क्वायर बनाने के लिए लिखा है तो पुनेट स्क्वायर आपको पूरा ही बताना पड़ेगा। नाउ इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, शोन बिलो आर सर्टेन एक्वेटिक वर्टिब्रेट। अभी यहाँ पर कुछ एक्वेटिक वर्टिब्रेट्स जो हैं वो शोन है विथ नेचुरल सिलेक्शन। इनमें क्या हुआ है, नेचुरल सिलेक्शन हुआ है, हैज़ फेवर्ड देम टू डेवलप सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स। नेचुरल सिलेक्शन की वजह से कुछ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स इन लोगों ने डेवलप किए हैं विच एनेबल देम टू लिव इन वाटर, जिसकी वजह से वाटर में सर्वाइव कर पा रहे हैं। अभी यहाँ पर जो एनिमल जो फिशेस दी हुई हैं, पहला है सामन, देन शार्क, डॉल्फिन, इक्टायोसॉरस, ब्लू व्हेल एंड सील। नेम एंड एक्सप्लेन द फिनोमिना एग्जिबिटेड बाय द अबव एनिमल। अब जो फिनोमिना इन अबव एनिमल ने एग्जिबिट किया है वो है कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, ठीक है, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन इसमें शो किया है। नाउ विच ऑफ वन ऑफ द अबव इज द मोस्ट प्रिमिटिव वन एंड व्हाट इज इट्स सिग्निफिकेंस। कन्वर्जेंट एवोल्यूशन के अंदर क्या होता है, जो स्ट्रक्चर होता है वो डिफरेंट होता है, फंक्शन सेम हो जाता है। तो ये दे आर डिफरेंट स्ट्रक्चर बट इनका फंक्शन जो है वो सेम हो गया, सिमिलर हो गया, तो इसको हम क्या कहते हैं, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। नाउ विच वन ऑफ द अबव इज द मोस्ट प्रिमिटिव वन, सबसे प्रिमिटिव वन, तो इनमें से सबसे प्रिमिटिव वन जो है वो है इक्टायोसॉर, ठीक है ना। एंड व्हाट इज इट सिग्निफिकेंस, सबसे पुराना है, रेप्टाइल था, ये वापस इट वेंट बैक टू द फ्रॉम लैंड टू द वाटर, ठीक है, अराउंड 2 मिलियन ईयर अगो, ठीक है ना, तो ये सबसे प्रिमिटिव वाला है।